जैसे कि आपको अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, तो व्हाट विल बी योर आंसर? रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन. Raw material for evolution is variation. Okay. Then unit of evolution. It's population. रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन के लिए क्या चाहिए. वेरिएशन अगर नहीं होगा तो इवोल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा. तो वेरिएशन चाहिए न्यू स्पीसीज पैदा होने के लिए या फिर न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन के लिए. वेरिएशन होगा तो ही न्यू स्पीसीज होगा. मतलब आप जो इवोल्यूशन बोल रहे हो, दिस इज नथिंग बट योर स्पेशिएशन, राइट? स्पेशिएशन. Then what is the unit of evolution? That is population. मतलब वेरिएशन होगा कहाँ पे? पॉपुलेशन में वेरिएशन आएगा. मैम से वेरिएशन जो स्पेसिएशन से स्पेशिएशन वेरिएशन ର रिजल्ट रही थाए पिले. देखो जदि वेरिएशन आसला आमे गोटे पॉपुलेशन अच्छे, आमे ह्यूमन रो पॉपुलेशन हला, सो आमठी किछि किछि चेंजेस आसीबा को आमे वेरिएशन कहबा कि नहीं. सो किछि चेंजेस आसी करी आगो को जदि देखा गला आउ 1000 ईयर परे आमर जदि देखा जाउची चारिटा हाथ अछि, ताले सेरा कोन कहबा आमे? आई एम जस्ट गिविंग यू अ एग्जांपल. हां हे भी पारे न भी हे पारे हला, कि मा आउ कोन भी हे जाई पारे. जिंदे आगुरु टेल थिला बे टेल बोन खाली अछि, टेल नाही लोकंकर. तो आमे तो हमर पूर्व पीढ़ी देखिबा, पूर्व पीढ़ी माने कोन कहूछ, आमे तो ए मानु को कंपेयर करिबा किछि रे पळेला एंसेस्टर मानकर एग्जैक्टली. तो आमे तो कहूछ कोन स्पेसिएशन माने गोटे नुवा स्पेसिस रो तयारी हबा. सो धीरे धीरे केमते हेता वेरिएशन जोगु ही हेता है ना. आउ से जो नुवा स्पेसिस ता तयारी हला ताको ही आमे कोन कहबा इवोल्यूशन बोली कहि पाले भूल हबो की नहीं. तो इवोल्यूशन अर्थ कौन था? हमने नुआ स्पेसिस तैयारी होगा. सो नया जो स्पेसिस होगा आप कैसे होगा? वो वेरिएशन से ही होगा. और ये जो वेरिएशन होगा ये होगा कहाँ पे? पॉपुलेशन में. एक ऑर्गेनिज्म में अगर कुछ वेरिएशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे, और वो वेरिएशन अगर उसका कुछ फायदा नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? उसको डिजीज हो गया है करके बोलेंगे. अगर एक पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन में बहुत सारे ह्यूमन है या फिर बहुत सारे टाइगर हैं, सब में वो वेरिएशन दिखाई दे रहा है अभी, तो अब कंसिडर क्या करोगे? वो चीज को पॉपुलेशन में हुआ है वेरिएशन बोलोगे, एंड इवोल्यूशन हुआ है बोलोगे कि नहीं. समझ में आया अभी? यस मैम. ओके. नेक्स्ट देखो, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन पता चल गया, पॉपुलेशन. यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है? अभी देखो नेचुरल सिलेक्शन. इंडिविजुअल. नेचुरल सिलेक्शन यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है? इंडिविजुअल. मतलब नेचुरल सिलेक्शन एक इंडिविजुअल में होगा. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? एक इंडिविजुअल में हुआ, उसके जो फिर ऑफस्प्रिंग आ गए उसमें भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया, उसमें फिर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में दिखाई दिया, ऐसे होके बहुत सारे जनरेशन में हो गया. अगर अभी पॉपुलेशन में भी आ गया ये चीज, तो ये पॉपुलेशन में आने के बाद हम बोलेंगे इवोल्यूशन हुआ. और इवोल्यूशन में रिजल्ट क्या हुआ आपका? स्पेशिएशन. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आता है क्वेश्चन आपका. तो सबने लिखनी है ये तीनों. रॉ मटेरियल वेरिएशन, इवोल्यूशन के रॉ मटेरियल वेरिएशन, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन पॉपुलेशन, यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज इंडिविजुअल. और हम जो थ्योरी पढ़ रहे थे, मेन आपका कितना थ्योरी है? 6 थ्योरीज आर देयर. यहाँ पे 4 थ्योरी लिखा गया है और भी एक 5 एंड 6 है. सो पहला था बच्चों स्पेशल क्रिएशन. हाँ, मैं एक एक को फिर से बोल रही हूँ. स्पेशल क्रिएशन क्या था? ग्रेटेस्ट सपोर्टर इसके कौन थे? फादर सोरेज. स्पेशल क्रिएशन के बारे में मैं बोल रही हूँ अभी. फादर सोरेज. सोरेज ने क्या बोला था कि लाइफ ऐसे ही अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा सुपर नेचुरल पावर से. सुपर नेचुरल पावर मतलब क्या बोलेंगे हम? जैसे हिंदू लोग जो होते हैं वो क्या करेंगे? गॉड के ऊपर बिलीव करेंगे. वैसे क्रिश्चियन जो होते हैं, बाइबल जो पढ़ते हैं, वो आपका किसके ऊपर बिलीव करेंगे? गॉड के ऊपर बिलीव करेंगे. वैसे ही मुस्लिम्स किसके ऊपर वैसे बिलीव करेंगे? इस्लामिक जो होते हैं अल्लाह के ऊपर बिलीव करेंगे. तो उनके हिसाब से कंसर्न जो रेस्पेक्टिव गॉड्स होते हैं उन्होंने ही पहले ऑर्गेनिज्म क्रिएट किए थे.
तो अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या था बच्चों, फर्स्ट मैन इज एडम। मैं लास्ट क्लास भी ये बोली थी, बाइबल के हिसाब से फर्स्ट मैन जो था ऑन अर्थ इज एडम। एडम और ईव। यस, वो मैन जो मैन था कौन था, ईव। ईव। हाँ, और हम उनके बच्चे हैं, एडम एंड ईव के बच्चे हैं। और अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी क्या था बच्चों, ब्रह्मा क्रिएटर थे, ब्रह्मा, और ब्रह्मा के हम सारे बच्चे हैं। और ब्रह्मा के हिसाब से मतलब आप अगर बोलोगे फर्स्ट मैन कौन थे, मनु, एंड फर्स्ट वुमेन कौन थे, श्रद्धा। श्रद्धा, ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से है बच्चों। तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी लैक साइंटिफिक प्रूफ, इसका कुछ साइंटिफिक प्रूफ है क्या हमारे पास, कुछ भी नहीं है। नो तो मैम। हम इसको क्या कर दिए बच्चों, डिस्कार्ड कर दिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट आया थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, ऑटोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो सबको स्पेशल क्रिएशन के बारे में क्लियर हो गया। यस मैम। हाँ, अभी आपका थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, ऑटोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। सो एबायोजेनेसिस मतलब क्या हो गया आपका, एबायोटिक चीजों से बायोटिक क्रिएशन बाय एपिक्यूरस। 3 साइंटिस्ट इसका मतलब आप बोल सकते हो, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है 3 साइंटिस्ट इसमें नाम आएगा। एपिक्यूरस, फटाफट लिख लो, एपिक्यूरस, अरिस्टोटल, वॉन हेलमेट, वॉन हेलमेट। तो इनके हिसाब से ये जो तीनों साइंटिस्ट थे बच्चों, इनके हिसाब से क्या था, लाइफ एवे ही फॉर्मेशन हो जाएगा, अपने आप ही फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे, अगर आप हाउस फ्लाई मतलब वो बोले थे, अगर आप डंक को रख देते हो, काउ डंक, तो काउ डंक से क्या होगा बच्चों, हाउस फ्लाई क्रिएट हो जाएंगे, हाउस फ्लाई क्रिएट हो जाएंगे। वैसे ही फ्रॉग मड कीचड़ में पैदा होते हैं। वॉन हेलमेट ने तो हद ही कर दी, वॉन हेलमेट ने क्या किया, एक रेसिपी दे डाली। क्या, आप अगर 21 डेज तक रखते हो व्हीट ग्रेन, गहम, व्हीट ग्रेन रखोगे, और उसमें अपना जो आप बोल सकते हो शर्ट या फिर ड्रेस, उसमें आपका स्वेट लगा होना चाहिए। हाँ, झाड़ लगा बा झाड़ भिजा ड्रेस रखिदब जदि पिले सेठू कौन हेबे कहलो, रैट्स तैयारी ହେଇଯିବେ। तो उन्होंने बोला था 21 डेज तक आप अगर व्हीट ग्रेन के साथ आप अपना कुछ भी स्वेट लगा हुआ या फिर हुआ कोई भी कमीज रख देते हो, तो आपको 21 डेज के बाद क्या मिलेगा, वहां पे रैट फॉर्मेशन हुआ होगा, आप देखोगे। बट इसका एविडेंस क्या था बच्चों, एविडेंस अगेंस्ट दिस थ्योरी, अगेंस्ट, हाँ सपोर्ट में नहीं था, अगेंस्ट में क्या था देखो, कौन दिया था मेनली, कौन दिया था, 3 साइंटिस्ट और आए। रेड्डी थे एक, स्पेलेंजेनी थे, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर का लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे, याद है, स्वान नेक फ्लास्क बनाया था। सो बेसिकली क्या बोला गया, रेड्डी, स्पेलेंजेनी एंड लुइस पास्चर ने क्या बोला, इस थ्योरी को डिस्कार्ड करते हुए बोला कि ऑर्गेनिज्म मतलब लाइफ जो है बच्चों, वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आता है, लाइफ से ही फॉर्मेशन होगा, ऐसे ही अपने आप फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, तो लुइस एक्सपेरिमेंट क्या था, लुइस पास्चर का जो था स्वान नेक फ्लास्क था। Life comes from only from pre-existing life. यस, मतलब ऑर्गेनिज्म से ही पैदा होता है, ऐसे अपने आप पैदा नहीं होते हैं। तो उन्होंने बोला था बायोजेनेसिस होता है, ए बायोजेनेसिस नहीं होता है, बोला अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो याद रहेगा, तीनों साइंटिस्ट का बस लिख दो नाम, रेड्डी ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, स्पेलेंजेनी एंड लुइस पास्चर। लुइस पास्चर का क्या था, स्वान नेक फ्लास्क। अविनाश, ब्रजेश्वर, अमित, भुवनेश्वरी, Yes मैम। एवरीवन क्लियर, मैम ऋतिक, जो साहिल, थियोरी ऑफ पांसपर्मिया टा कहीं कहली, कहवा आगु को कहबी,
मैं बायोजेनेसिस टा कैसे मैम लुईस मैम पास्टर मैम एटा कौन देथिले? बोल रही हूँ श्वेता, सूरज, सुब्रत, मैम सोनाली, मैम। यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबको? मैम मैम। मैम जो लुईस हाँ पास्टर कौन देथिले मैम मैम लेखिथिले? हाँ कहुची मैम कुह किए कौन कहुच भुवनेश्वरी कुह देख लुईस पास्चर कौन देथिले लुईस पास्चर कहिले पिले आमे जत्तेबेले गोटे फ्लास्क टे नउचे एवं तार बेकटा कौन हेछि बा तार स्वान शेप टाइप रो अछि देखो ई टाइप रो तो ई जगह रे कौन होछि ना आमे जत्तेबेले एठी ई टाइप रो अछि बॉयल कर देले आकू तापरे किछ समय वेट करले किछ दिन वेट कर दबा तो जेहेतु स्वान शेप अछि एते दूर देकरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भीतर को आसी पारलेनी बॉयल हवा द्वारा एठी जो पानी लागिथिबो पिले एई पानी टा कोन हलानी भेद करके आड को आसी पारलेनी एठी गोटे कवर टाइप रो हेगला सो दैट एठी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट हेई ही पारलेनी बुझछो तो किनु स्वान शेप फ्लास्क को आमे जदी कोन करूचे ना ब्रेक कर दोचे तापर देखुचे ए नॉर्मल सीधा सीधा आराम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुडा पसी गले एवं एठी कोन हेगला माइक्रोबियल ग्रोथ हेगला तार अर्थ हला यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म न पसी पारुचनी ताहले माइक्रोबियल ग्रोथ हेई पारुनी माने लाइफ एक्जिस्टिंग लाइफ रु ही तयारी होची प्री एक्जिस्टिंग रु ही तयारी होची बिना खाली खाली रे सेमते किछि नथिबो से तयारी ही पारु नाही ओके यस मैम। एबे बुझिलो तो कोन कहतिले यस मैम। नेक्स्ट असला पिले थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया कॉस्मोजोइक थ्योरी भी ताको कहा जाय इंटरप्लानेटरी थ्योरी मध्ये कहा जाय इंटरप्लानेटरी जो नाउडा कहूची लिखि दियो पैनस्पर्मिया को कॉस्मोजोइक एवं इंटरप्लानेटरी थ्योरी मध्ये कहा जाय सो प्रपोज्ड बाय रिचर आ सपोर्ट आको के कहिथिले पिले मैम से नाटा तो कोन पास्परियाना कोन कहले इंटरप्लानेटरी प्लैनेट रो प्लैनेटरी इंटरप्लानेटरी इंटरप्लानेटरी के देथिले रिचर्ड देथिले ताको सपोर्ट करथिले के आर्हेनियस से कहते तुम्हें भाबू चाहिए कौन पे आप लोग क्यों ऐसे सोच रहे हो दूसरे साइंटिस्ट को बोला गया आप लोग ऐसे ही क्यों सोच रहे हो कि यहाँ पे ही पृथ्वी में ही सारा कुछ प्रोडक्शन हुआ है ऐसा भी हो सकता है दूसरे प्लैनेट से यहाँ पे स्पोर आ गए हैं एंड वो स्पोर यहाँ पे सुइटेबल एनवायरनमेंट उनको मिला और वो जर्मिनेट हो गए एंड सारे ऑर्गेनिज्म बन गए ठीक है so according to this theory life has not originated on earth rather spores of life have migrated to earth from some other planet but इसका भी huge criticism हुआ था scientists criticize this theory by saying that spores of life can't survive in outer atmosphere okay because extreme dryness high temperature and UV ray may destroy them okay समझ में आ रहा है तो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया ये जो छोटे छोटे स्पोर को हम पैनस्पर्म बोलते हैं पैनस्पर्म कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ थ्योरी है मैम थ्योरी ऑफ पांचपरिमा रे यूनिट ऑफ लाइफ ताने स्पोर हाँ यूनिट ऑफ लाइफ है स्पोर जोटा के आसी अलग ग्रह रु अलग प्लैनेट रु बोले से माने कहितले साइंटिस्ट माने कहितले के रिचर्ड आ ताको आरएनए सपोर्ट मध्ये करथिले हैला समझे सब यस मैम। यस मैम यस मैम। ओके नेक्स्ट है कैटास्ट्रोफिज्म कैटास्ट्रोफिज्म मतलब क्या है कैटास्ट्रोफ का मतलब है बच्चों नेचुरल कैलामिटी डिफरेंट टाइप ऑफ कैलामिटी सो क्यूवियर ये कैटास्ट्रोफिज्म के फादर थे मतलब थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म इज गिवन बाय क्यूवियर कैटास्ट्रोफिज्म किसने दिया था क्यूवियर ने 1865 में
क्यूवियर और एक चीज के लिए भी जाना जाते हैं बच्चों, फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी। मतलब पता है आपको, फॉसिल, स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। सो Yes, फादर ma'am. ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी। उन्होंने क्या बोला? लाइफ हैज बीन क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड रेगुलरली ड्यू टू मेजर रिवोल्यूशन इन कैलामिटीज, नेचुरल कैलामिटीज और कैटास्ट्रोफ्स। फादर वाला क्यूवियर, क्यूवियर, हाँ। तो उन्होंने बोला कि नेचुरल कैलामिटी के वजह से लाइफ क्रिएट भी होता है, डिस्ट्रॉयड भी होते रहते हैं। तो हमें नहीं पता है, मे बी हम जब से पता है हमें कि लाइफ बना है, मे बी उससे बहुत पहले भी बना होगा और किसी भी कैटास्ट्रोफिज्म की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ होगा, अभी फिर से नई सिरे से शुरू हुआ लाइफ। तो उन्होंने बोला कैटास्ट्रोफिज्म इज द रीजन व्हाई लाइफ गेट डिस्ट्रॉयड एंड न्यू लाइफ आल्सो फॉर्म। क्लियर? यस मैम। अभी ओपारिन एंड हल्डन थ्योरी, ओपारिन एंड हल्डन थ्योरी। उसके बाद आएगा केमिकल इवोल्यूशन। ओपारिन एंड हल्डन थ्योरी बच्चों क्या है? तो ओपारिन एंड हल्डन थ्योरी के हिसाब से, मतलब इसी को ही हम केमिकल इवोल्यूशन भी बोलते हैं। इन्होंने एक थ्योरी दिया एंड इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया? मिलर एंड यूरे ने। ओके, तो ओपारिन एंड हल्डन ने क्या दिया बच्चों? इन्होंने थ्योरी दिया। मतलब इन्होंने आपका जो भी सारा एक्सपेरिमेंट होता है उसके पहले तो एक्सप्लेनेशन एक हुआ होगा ना, एक्सप्लेनेशन को देख के ही आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हो कि नहीं? जो थ्योरी लिखा होगा उसको देख देख के आप एक्सपेरिमेंट करते हो Yes, कि ma'am. नहीं? सो जो लिखा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लेन किया था उन्होंने। सो ओपारिन एंड हल्डन क्या क्या बोले वो? तो मॉडर्न हाइपोथेसिस उन्होंने दिया था, लाइफ ओरिजिन वाज पुट फॉरवर्ड। कैसे हुआ है बच्चों? केमिकल इवोल्यूशन से हुआ है। मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के केमिकल, हम जो बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सारे मिलने के वजह से या फिर इन्हीं से ही लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब पहले हम जो बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, आपका जो बोलोगे सो केमिकल इवोल्यूशन से ही स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, लाइक आरएनए, प्रोटीन, वहां से ही आपका लाइफ शुरू हुआ है। ओपारिन एंड हल्डन थ्योरी दे दिए बस। अकॉर्डिंग टू देम प्रिमिटिव अर्थ मतलब समझ में आ रहा है? बहुत पुराना पृथ्वी जो है या फिर एटमॉस्फेयर उसका जो था बच्चों, बहुत डिफरेंट टाइप था। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं ठंडा गर्म है, या फिर जितना भी ठंडा है हम लोग सह पा रहे हैं, जितना भी गर्म है उसको भी हम लोग सह पा रहे हैं, जितना गर्मी है। बट पहले वैसा एटमॉस्फेयर नहीं था। कैसा था फिर? द एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग टाइप, मतलब ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं था। ओके, that is no free oxygen was available, atmosphere was reducing type, first point. next point है, ऑक्सीजन जितना भी प्रेजेंट था वो बॉन्ड होके था, बाउंड होके था। किसके साथ बच्चों? मेटल ऑक्साइड के साथ था। एक तो फ्री ऑक्सीजन नहीं था, जितना था वो बाउंड होके था। किसके साथ? मेटल ऑक्साइड के साथ। वहां उस टाइम में ओजोन भी नहीं था। अगर फ्री ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो ओजोन लेयर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए ओजोन नहीं था। ओजोन ना होने के कारण सन के जो भी सन से आते हैं जितने हार्मफुल रेज, या फिर आपका बोल सकते हो कि जितना भी रेडिएशन, वो सारा डायरेक्टली आके अर्थ में गिरता था एंड अर्थ उसको ऑब्जर्व कर लेता था बहुत सारा। इसलिए अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा मतलब इमेजिन नहीं कर पाओगे, 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, टेम्परेचर वाज एक्सट्रीमली हाई and there was abundance of methane, ammonia, hydrogen, water vapor। अभी ये सारे बहुत ज्यादा था। ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं था, बट मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था एंड वाटर वेपर भी था। समझ में आया इतना?
यस मैम। और इसी टाइप के एनवायरमेंट में क्या हुआ बच्चों, आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल बनना शुरू हुआ, एंड ये सारे सिंपल मॉलिक्यूल अपने आप से जुड़ गए और बना दिए क्या, बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, और उसी बायोमॉलिक्यूल को लेके छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पहले बन गए। छोटे ऑर्गेनिज्म मतलब क्या आप बोल सकते हो, प्रोकैरियोटिक पहले बने, उसके बाद यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आया। अच्छा, आप बोलेगे जो हीट है वो हीट आया कहाँ से? उस टाइम में बच्चों बहुत ज्यादा, अकॉर्डिंग टू देम, वोल्केनिक इरप्शंस बहुत ज्यादा होता था। तो वोल्केनिक इरप्शन से जो हीट जनरेट होता था वही हीट आपका सोर्स होता था हीट के लिए। एंड लाइटनिंग से, मतलब क्लाउड जब टकराते थे तब लाइटनिंग होता था, उससे आपका करंट आता था। एंड यूवी रे एंड एक्सरे फ्रॉम द सन। तो ये सारे प्रेजेंस में आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल अपने आप से जुड़ना शुरू हो गए। तो लाइफ ओरिजिनेटेड कहाँ पे हुआ? लाइफ ओरिजिनेट वाटर बॉडी में हुआ, बिकॉज पानी बहुत ज्यादा था उस टाइम में, बोला जाता था राइट, पानी बहुत ज्यादा था, तो उसी में ही लाइफ फॉर्मेशन हुआ है। तो अभी इसको हम केमिकल इवोल्यूशन भी बोलते हैं बच्चों, केमिकल इवोल्यूशन भी इसी को ही बोलते हैं। अगर आया आपका ओपरिन एंड हाल्डेन थ्योरी इज अदरवाइज नोन एज केमिकल इवोल्यूशन। तो ये जो ओपरिन हाल्डेन ने बताया था, क्या बोला था? हॉट डाइल्यूट सूप था पहले, प्रोबायोटिक सूप या फिर हॉट डाइल्यूट सूप था। सूप जैसा था, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप मीथेन बोल सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हो, ग्लिसरॉल बोल सकते हो, फैटी एसिड, प्यूरिन, पिरिमिडिन, अमाइनो एसिड, ये सारे मिलके थे। तो अभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना कैसे, मतलब इवोल्यूशन थ्योरी से आपका पढ़ेंगे हम लोग अभी क्या, मिलर एंड न्यूरे एक्सपेरिमेंट। अभी मिलर एंड न्यूरे ने क्या किया बच्चों, जितना ओपरिन एंड हाल्डेन ने बताया था उसको लेके एक्सपेरिमेंट चालू किया और देखा कि सच में ऐसा हो रहा था क्या, या फिर होने का चांसेस था क्या। ये था उनका अपैरेटस, या फिर यही था उनका यंत्र बोल सकते हो आप, या फिर इसी चीज में ही उन्होंने बनाया था क्या, लाइफ ओरिजिनेट किया था। ठीक है, तो अभी कैसे किया था देख लेते हैं पहले। तो उन्होंने पहले वाटर को हॉट, मतलब वाटर जो लिया अंदर उसको ओशन, या फिर बोल सकते हो समंदर में जैसा पानी होता है उसी टाइप का पानी लिया, और टेम्परेचर को बहुत ज्यादा रखा उन्होंने बच्चों। कितना ज्यादा रखा? 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड रखा। और उसमें क्या किया उन्होंने, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर लिया। ऑक्सीजन लिया ही नहीं उन्होंने। क्या चीज लिया उन्होंने, क्या क्या लिया? मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन इंक्लूड था या नहीं मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में? तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं था। तो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थे बच्चों? मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर। अभी इसमें इंपॉर्टेंट है, मीथेन, एमोनिया एंड हाइड्रोजन कितने परिमाण में थे, या फिर कितना उसका रेशियो था? 2:1:2। मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन, ये तीनों का यही रेशियो था, 2:1:2। यहाँ पे बॉयल किया गया ये सारी चीजें। बॉयल करने के बाद क्या होगा बच्चों, ये आया यहाँ पे, अभी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया गया, क्योंकि हमने लाइटनिंग भी तो कंसीडर किया था ना। आप पहले सुन लो क्या है चीजें। पहले सारी चीजों को यहाँ पे ले लिया उन्होंने, और ये जो वाटर था ये ओशन टाइप का वाटर था, माने कौन थी वो पिले लुणिया पानी थी वो, एवं हीट जो देले पिले इटा को पूरा कौन 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड रे गरम कले, तो इटा वेपर ही ऊपर को उठिला, हैला वाटर वेपर देखो ऊपर को उठिबो। एबे नेक्स्ट कौन कले, एठी कौन देले ना, ये जो वाटर वेपरटा एठी आसिला, एठी मध्ये सेही सब कॉम्बिनेशन रही छि तांकर, एठी केवल वाटर नै कि वेपर करेले। एबे एठी जे नै चली कौन नै चली ना H2O, CH4, NH3 आ H2 एठी नै चंती। वाटर वेपरटा जे तो एठी आसुछि पिले, एठी कौन हो तुमरो ना, एठी भी तुमरो कौन होछि से गरम जिंसडा, माने गरमटा एठी के आसला, यहाँ पे भी गर्मी आ गया पूरा यहाँ से, और यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उन्होंने करवाया। तो ये एटमॉस्फेयर इसका गर्म भी था और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी हुआ ऊपर से उसमें। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के कारण क्या, कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या देखा कि इसी चीजों से
आपका फॉर्मेशन हुआ है, क्या फॉर्मेशन हुआ है? अमाइनो एसिड फॉर्मेशन हुआ है। ओके, अमाइनो एसिड फॉर्मेशन हुआ है। अमोनिया लिया था उन्होंने, तो अमीनो एसिड फॉर्मेशन हुआ है कुछ 15 दिनों के बाद। और ये जो रखा था उन्होंने डार्क रूम में रखा था, डार्क रूम में। ओके, तो कुछ दिनों में उन्होंने देखा, अराउंड 15 डेज या फिर 2 वीक्स के बाद उन्होंने देखा क्या यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है बच्चों? अमीनो एसिड। वो जो अमीनो एसिड था मेनली क्या क्या था? अलानाइन, ग्लाइसिन, अस्पर्टिक एसिड। अलानाइन, अस्पर्टिक एसिड, ठीक है, इतना था। ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया है। तो आप बोलोगे बाकी के अमीनो एसिड फॉर्मेशन नहीं हुआ क्या? हुआ, बट मिलर यूरेन ने जितना किया था बच्चों उसमें अलानाइन, ग्लाइसिन, अस्पर्टिक एसिड हुआ। इसी कॉन्सेप्ट को लेके बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट फिर से यही सारा एक्सपेरिमेंट किया और डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड भी फॉर्मेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट भी फॉर्मेशन हुआ और बाकी के बायोमोलिक्यूल भी फॉर्मेशन हुए। तो मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आया कि नहीं बच्चों? मैम मिथेन अमोनिया और हाइड्रोजन रेसिड आउ थे कोई मिथेन अमोनिया जोड़ा मैं कहूची पिले, मिथेन नेले, अमोनिया नेले और हाइड्रोजन नेले आपको 2:1:2 रेशियो रे नेले ହେଲା। यस आ मैम एटा को नहीं कौन कले वाटर वेपर भी माने वाटर भी नहीं थिले पड़े ए सब एपड़े नहीं थिले। तो वाटर को जो डिस्चार्ज हला वाटर रा वेपर उडा गरम फल रे एठी के आसीला एनवायरनमेंट आपको एठी गरम करला एवं एठी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी से देले। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दवा फल रे स्पार्कलिंग हला एठी एवं कंडेंस हेके डिफरेंट टाइप रो कोन लाइट वाटर मध्ये बाहरी गला एवं कंडेंस हेके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मध्ये फॉर्मेशन हला जोटा कि रेड रेस देखि परथि। मैम हां, मैम जो परियन हाल्डेन थ्योरी टाको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कोन स्टैनले मिलर करथिले? हां, मिलर एवं यूरे करथिले, स्टैनली मिलर एवं यूरे। यूरेनकर से स्टूडेंट थिले मिलर हला कि। यस मैम। ताहले से कौन कोची ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ कैसे हुआ था बच्चों? द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड, मतलब बिलीव किया जाता है कि ओरिजिन हुआ था 3 बिलियन इयर्स एगो। दे वुड हैव बीन जैड मॉलिक्यूल लाइक आरएनए, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड था एंड दिस कैप्सूल वेर एबल टू रेप्लिकेट। ओके, ये अपने आप में क्या होता था बच्चों? रेप्लिकेट करने का भी उसमें कैपेसिटी था। So the first cellular form of life must have appeared about less than 2 billion years ago. Forms have appeared in water body, पहले सारा water body में ही appear हुआ था। आप बोलोगे आज क्या कहीं पे भी water body ऐसा नहीं है जहाँ पे इतना टेम्परेचर होगा? अभी तक जितना खोज किया गया है इतना, मतलब 700 टेम्परेचर वाला अभी भी वाटर बॉडी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर कहीं पे होगा, हम लोग छूट गया होगा हमसे, तो अभी वहां पे क्या लाइफ फिर से फॉर्म हो रहा होगा? नहीं, लाइफ तो एक बार फॉर्म हो गया है बच्चों, अभी सिर्फ इवोल्यूशन हो रहा है। वंस फॉर्म दिस सिंगल सेल मस्ट हैव इवॉल्व इनटू डाइवर्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? एक बार फॉर्मेशन होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि अभी भी ओरिजिन हो रहा है। ओरिजिन और कैसे हो सकता है? ओरिजिन एक ही टाइम होता है, राइट? बट उसमें इवोल्यूशन होता रहता है। I think all the theories you are clear. You all are clear. यस मैम। Okay. बोलो कुछ डाउट है तो? नेक्स्ट नेचुरल सिलेक्शन में जाएंगे। देखो, सब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैसे हुआ और क्यों हुआ ये देखेंगे अभी। और इस
ये जो थ्योरी दिया किसने था? सेवरल assumption हमने देखा, बहुत अटेम्प्ट था, बहुत assumption था, were proposed evolution of life which is first was religious. religious मतलब हमने जो बोला गॉड ने बनाया था या फिर अल्लाह ने बनाया था या फिर आप बोल सकते हो कि बाइबल के हिसाब से बना था या फिर ब्रह्मा के हिसाब से बना था, ये सारे assumption थे. ओके, नेक्स्ट, दिस थ्योरी हैज 3 connotation, मतलब one that all living organism that we see today were created as such, ऐसे ही बन गए थे. सेकेंड कौन क्या था बच्चों? that the diversity was always the same since creation and will be the same in future, मतलब पहले भी ये सारे थे, अभी भी है, इन फ्यूचर में भी रहेंगे. थर्ड है अर्थ इज अबाउट 4000 years old. तो कंक्लूजन इतना निकल के आया था. These ideas were strongly challenged during 19th century by Charles Darwin. चार्ल्स डार्विन ने बोला आप जो ये सारे बकवास चीजें बोल रहे हो ये सब सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब लाइफ ऐसे ही अपने आप ओरिजिन होता ही नहीं है, ये तो आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया गया था. बट लाइफ जो था, कोई साइंटिस्ट ऐसा बोले ना लाइफ पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है, तो इन्होंने बोला लाइफ पहले जैसा था अभी वैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बहुत सारा चेंजेस आया है. तो ये सारे जो चेंजेस था ये चैलेंज किसने किया था बच्चों? चार्ल्स डार्विन ने चैलेंज किया था. कैसे? एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, वो अपने लाइफ टाइम में 5 years यूजुअली HMS बीगल एक शिप था, उसमें वर्ल्ड टूर में गए थे. ओके, चार्ल्स डार्विन. तो ही कंक्लूडेड, वहां से आने के बाद उन्होंने अपना बुक लिखना शुरू किया और कंक्लूड किया क्या उन्होंने? एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटीज, मतलब पहले जो ऑर्गेनिज्म थे और हम जो है हम कुछ सिमिलरिटीज शेयर करते हैं उनके साथ. नो डाउट हमारा उनके साथ बहुत सारा क्या है बच्चों? सिमिलरिटीज है. आप अगर बोलोगे बैक्टीरिया और हमारे में भी बहुत सिमिलरिटीज है, मतलब अगर बैक्टीरिया नहीं आया होता तो हम लोग तो नहीं निकलते ना. फिर बैक्टीरिया में इवोल्यूशन हुआ है तभी यूकैरियोटिक हुआ, यूकैरियोटिक सेल में इवोल्यूशन हुआ तभी आया क्या? हायर ऑर्गेनिज्म आए हैं. समझ में आ रहा है? मतलब बैक्टीरिया के साथ भी हमारा क्या है? लिंक है बच्चों. तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला extinction of different life form took place, also new form of life arose. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मरते हैं बट उनके बदले में बहुत सारे नए भी आ खड़े होते हैं. जैसे कि आप बोलोगे आजकल क्या बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए हैं, डायनासोर क्या हो गया बच्चों? एक्सटिंक्ट हो गया. बट डायनासोर एक्सटिंक्ट होने के बाद वैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो कि नए आए हुए हैं. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डायनासोर था और उस टाइम में जो ऑर्गेनिज्म थे आज नहीं है. डायनासोर के टाइम में भी बहुत ऑर्गेनिज्म थे जो भी आज है, और डायनासोर के टाइम के बाद भी नए नए ऑर्गेनिज्म आए हुए हैं. तो इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. वी कांट होल्ड इवोल्यूशन, वी कांट सी इवोल्यूशन, बट ओनली वी कैन फील इवोल्यूशन. ठीक है. तो ये जो रेड में जो आरो दिखाया गया है ना, ये जो शिप था जिसमें कि डार्विन ट्रैवल किए थे, तो ये सारा पाथ देके उन्होंने घुमा था. क्लियर? So organism has undergone gradual evolution due to variation of characteristics which enables some to survive better in natural condition. मतलब climatic condition सही होना चाहिए, अच्छा फूड होना चाहिए, फिजिकल फैक्टर सपोर्टिव होना चाहिए, वैसे में ही आपका क्या होगा बच्चों? मतलब इस अच्छे वाले कंडीशन में आपका जो चांसेस है कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा एक लाइफ फॉर्म या फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, उसका चांसेस कम हो जाएगा. सो इट वाज रेफर्ड एज फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल. तो उन्होंने क्या बोला था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो फिटनेस फिट जो है बच्चों वही सर्वाइव कर पाएगा. पॉपुलेशन विच मीन रिप्रोडक्टिव फिटनेस. और चार्ल्स डार्विन ने किस चीज का फिटनेस बोला था बच्चों? रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में उन्होंने बोला था. दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट में अच्छे से बैठ जाते हैं, फिट हो जाते हैं, लिव मोर प्रोजेनी देन अदर. जो अच्छे से फिट हो पाते हैं मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से इनका ऑफस्प्रिंग ज्यादा रहेगा, इनके बच्चे ज्यादा रहेंगे. ज्यादा बच्चे रहते हैं तो एक्सटिंक्शन का चांस कम रहेगा कि नहीं? Alfred Wallace, a naturalist who worked in Malay archipelago, had also come to similar conclusion that Darwin had.
देखो डार्विन अलग जगह में थे बच्चों, वॉलेस और एक जगह में थे। दोनों का, वॉलेस भी एक बुक लिखे थे जिसमें सेम कंक्लूजन था जो कि डार्विन ने किया था। ओके, इस टाइम में डार्विन को वॉलेस ने अपना बुक भी सेंड किया था कि ऐसा ऐसा मेरा थ्योरी है जो कि आपके साथ थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज हो रहा है, तो आप इसके बारे में क्या बोलोगे। डार्विन बहुत तो क्या बोलोगे, थोड़े मतलब आने के बाद उस टूर से आने के बाद उन्होंने खुद को मतलब ज्यादा एक्सपोज नहीं किया बाहर, अपने घर में ही रहते थे और वो अपना बुक में ही काम करते थे, मतलब बुक लिखना ये सब में ही कंसंट्रेट करते थे। बहुत दिन हो गया, तो अभी जब वालेस का लेटर उनको आया, तभी उन्होंने जाके अपने फ्रेंड के साथ कंसल्ट किया। हेक्केल थे उनके फ्रेंड, तो उनको बोला कि ऐसा ऐसा और कोई भी बंदा है जो कि मेरे काम के ऊपर काम कर रहा है। तो उस टाइम में हेक्केल ने उनको बताया कि आप जल्दी से अपना बुक पब्लिश करो, ऐसा ना हो जाए कि आपका जो चीजें हैं और आपको ही ये चीज का क्रेडिट ना मिले। बट वॉलेस भी तो सेम कतार में थे, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि मतलब वॉलेस एंड डार्विन दोनों का चीजों को एक ही, आप बोल सकते हो एक ही मीटिंग में दिया गया था, उनका जो साइंटिफिक कम्युनिटी था दिया गया था। और मतलब बोल सकते हो बाय लक दोनों ही साइंटिस्ट उस टाइम में अवेलेबल नहीं थे प्रेजेंटेशन के लिए। हेक्केल ने ही उनका प्रेजेंटेशन किया था एंड डार्विन कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे से प्रूव कर पाए थे ये सारी चीजों को, इसलिए वॉलेस एंड डार्विन को कंबाइंड क्रेडिट जाता है, बट ज्यादा क्रेडिट जाता है बच्चों डार्विन को। ओके, समझ में आया। यस मैम। थ्योरी को कहानी की तरह याद रखो ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे से। कहीं ना कहीं डार्विन का जो थ्योरी था सेम था वालेस के साथ, बट डार्विन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाने में कैपेबल हो, मतलब उस टाइम में अच्छे से वो एक्सप्लेन कर पाए थे, इसलिए उनको ज्यादा क्रेडिट जाता है। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटीज एंड शेयर कॉमन ancestor। देन हाउएवर, तो यहाँ पे बैक्टीरिया भी हमारा ancestor था, कहना कुछ गलत नहीं होगा, समझ रहे हो, क्योंकि बैक्टीरिया ही तो पहले आया यस था, मैम। उसके बाद हम सब आए हैं। ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक आया है, तो हम लोग यूकैरियोटिक हैं, तो प्रोकैरियोटिक के ही हम लोग एंसेस्टर है, कहना गलत नहीं होगा। देन दे आल्सो कंक्लूडेड इज दैट अर्थ इज वेरी ओल्ड, नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर। हम जैसे बोलते हैं 1000 ईयर ओल्ड है, उतना नहीं है, उससे बहुत ज्यादा बिलियन थाउजेंड ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। देन जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। With advanced study on evolution, scientists were able to conclude that Earth is billion years old and the geological time scale is divided into eras, periods and epochs. जो जितना हम बोलेंगे बहुत मैंने पुरातन टाइम रो आज जाए पिले हमें ताको केमती डिवाइड करि परिबा ना इरास रे आउ पीरियड्स रे एवं इपोक्स रे डिवाइड करथाउ। रॉक आर फॉर्म केमिति पत्थर सब तैयारी इतले पिले सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन से रॉक फॉर्मेशन आता है। ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ इंडिकेट दैट द अरेंजमेंट ऑफ द सेडिमेंट वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री, माने गोटे लेयर आसला माटी रो तापरे आउडे लेयर आसला तापरे आउडे लेयर आसला एंती कि धीरे धीरे कोन हिची पत्थर तैयारी हिची। आ भांगिला बेले केमती हो पत्थर रो धूली धूली बाहर के छोटे छोटे लेयर तैयारी करिवे, राइट। तो जस्ट अपोजिट, certain organism got extinct during this phase। so एते वर्ष पूरा जिन साला बेलको किछटा ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन न करि पारि करी या फिर एनवायरनमेंट के साथ खुद को एडजस्ट ना कर पाते हुए एक्सटिंक्ट हो गए थे बच्चों। दोस फाउंड टुवर्ड्स अपर लेयर रिजेंबल, अपर लेयर माने कौन कहिलो माटी रो सब लेयर अछि ना, मिट्टी का सारा लेयर है जो हम फॉसिल अगर कंसीडर करेंगे, अपर लेयर में जो फॉसिल होगा बहुत रिसेंट, मोस्ट रिसेंट होगा। उसके नीचे वाले फॉसिल में अगर कुछ ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो वो उससे थोड़ा पुराने होंगे, और पूरा नीचे में अगर हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा पुराने होंगे। नाउ एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, यहाँ तक एक बार फिर से देख लो आप लोग।
मैम मैम कल जो कहते बिग बैंग थ्योरी मैम कौन बिग बैंग थ्योरी गोटे कह जाए इमेजिनरी थ्योरी जो कह जाए प्रथमे बहुत बड़ गोटे गोला थिला सेटा केमती गोटे फाटिला सेथरु सब छोट छोट माने कह परिबो सन भी तयारी हला सेथरु अर्थ भी तयारी हला एमती बहुत प्लैनेट तयारी हले सेटा होची बिग बैंग थ्योरी कह जाए। गोटे बहुत बड़ स्ट्रक्चर विस्फोरण फल रे तयारी हेइथवा सब छोट छोट माने सेथरु भी सन तयारी हेची सेथरु अर्थ भी तयारी हेची सब तयारी हेची सेटा सेटा होची बिग बैंग थ्योरी। तार भी किछि एविडेंस नहीं। ओके यस मैम ओके एबे देखो तुम्हें मैंने एविडेंसेस कौन एविडेंस हमें देखिए क्या क्या एविडेंस है जो कि प्रूव करता है कि इवोल्यूशन हो रहा है करके पैलेंटोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल देन कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी मॉलिक्यूलर होमोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी इतना है आप लोगों का एविडेंस। तो पहले देखेंगे पैलेंटोलॉजी नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी। देखो पैलेंटोलॉजी क्या है बच्चों इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल मतलब हम फॉसिल स्टडी करके जितना जो हमें मिल रहा है रॉक मिल रहे हैं या फिर ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं मिट्टी के नीचे से या फिर ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन मिल रहा है तो फॉसिल जिसको यूजुअली हम लोग बोलते हैं सो फॉसिल फाउंड इन द रॉक टू सपोर्ट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मतलब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन समझ में आ रहा है केमिकल के बाद जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है केमिकल इवोल्यूशन मतलब कैसे पहला लाइफ शुरू हुआ और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मतलब लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल फ्रॉम डिफरेंट सेडिमेंट लेयर इंडिकेट क्या वो इंडिकेट करेगा जियोग्राफिकल टाइम पीरियड इन व्हिच द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड देन द लाइफ फॉर्म varied over time and certain life form are restricted to certain geographical lifespan। तो पहला क्या है बच्चों जियोग्राफिकल टाइम पीरियड इन विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट मतलब क्या कौन सा जियोग्राफिकल टाइम था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे। हम जो फॉसिल मिल रहा है उससे हमें पता चलता है क्या क्या आपका जियोग्राफिकल लाइफ फॉर्म था एंड क्या क्या आपका वहां पे हो रहा है किस एरा में कौन सा ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता था। देन लाइफ फॉर्म वेरीड क्या क्या वेरिएशन आया है पहले कैसे थे मतलब आपका यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक था ऑटोट्रोपिक था पहले या हेटेरोट्रोपिक था ये सारी चीजें। देन थर्ड पॉइंट है द न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ दैट हैव अपीयर्ड एट डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑन अर्थ एंड जो नया नया जो बने हैं उसमें पुराने से क्या डिफरेंट है। ओके so these are the evidence which we are getting from paleontology। clear देखो ऐसा सब पैलेंटोलॉजिकल प्रूफ मिला था। आर्कियोप्टेरिक्स भी पैलेंटोलॉजिकल में ही मिला था। आर्कियोप्टेरिक्स क्या था बच्चों आपका कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल। यस मैम हाँ तो पहले क्या आया था पहले बोला जाता है कि रेप्टाइल आया था फिर बर्ड आया था क्योंकि जो आर्कियोप्टेरिक्स था उसमें बर्ड वाले भी फीचर्स थे और रेप्टाइल वाले भी फीचर्स थे बट वो उड़ नहीं पाता था उसका विंग था उसके बावजूद वो उड़ नहीं पाता था इसलिए बोला जाता है उस टाइम में जो उसका विंग था उसके बाद थोड़ा एडवांस विंग आया है सो दैट जो बर्ड्स हैं वो उड़ पाते थे इसलिए बोला जाता है रेप्टाइल पहले था उसके बाद आया था आपका क्या बर्ड्स। ओके वैसे ही एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल आया था पहले एम्फीबियन फिर रेप्टाइल फिर बर्ड्स फिर ममल फाइनली ममल्स आए थे। एम्ब्रियोलॉजिकल क्या क्या एविडेंस है देखो तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस सबको क्लियरली समझ में आया या कुछ डाउट है किसी डाउट अच्छी पे लेना क्लियर पैलेंटोलॉजी मैंने फॉसिल रो आमे जहां जहां सब पाउचे। यस मैम देन एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी मतलब क्या है it is a study based on the observation of certain common feature during embryonic stages of vertebrate different type of vertebrate जैसे कि आप इसको इसी को ही बोला जाता है ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स देयर फाइलोजेनी मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है बच्चों जिसका कि आप अगर कंपेयर करोगे सो एम्ब्रियोनिक स्टेज सिमिलर ही पाया जाएगा। ह्यूमन का भी आप अगर डॉग का देखोगे कुछ बर्ड्स का देखोगे कुछ फ्रॉग का देखोगे मतलब एम्फीबियन एप्स एंड मम्मल्स एंड वर्टिब्रेट सबका एम्ब्रियोनिक स्टेज एक तरह का ही दिखते हैं। ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियो
develop a row of gill slit, मतलब इसका मेन फीचर क्या होता है, गिल स्लिट होता है, बट दे आर फंक्शनल ओनली इन केस ऑफ फिश। बट वो फंक्शनल कहाँ पे होता है बच्चों, गिल्स जो होता है फिश में होता है, नॉट फाउंड इन एनी अदर वर्टिब्रेट। ऐसे ही नॉक्टोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ऑल वर्टिब्रेट्स में। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कार्टिलेजिनस होता है, उसके बाद आपका बोनी हो जाता है। बट दिस प्रपोजल वाज डिसअप्रूव्ड बाय अर्न्स्ट वॉन बियर। ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेज। मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज जो था बच्चों धीरे धीरे चेंज हो जाता है, एडल्ट स्टेज में चेंज होता है। देखो, या अगर आप देखोगे फिश का एम्ब्रियो है, रेप्टाइल का एम्ब्रियो है, बर्ड का है, ह्यूमन का, सबका ही एक जैसा ही दिख रहा है कि नहीं। सो इसीलिए बोला जाता है दो एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ऑल दिस ऑर्गेनिज्म रिजेंबल द सेम टाइप, इसीलिए हम एक ही चीज से क्या हुए हैं, बने हुए हैं। फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स, ह्यूमन, सबका एग्जिस्टेंस एक ही से हुआ है। बट बहुत सारे साइंटिस्ट इसको नाकारा भी, बोला गया कि नहीं, हम जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है बड़े होने के बाद तो चेंज हो जाता है, तो इसीलिए हम नहीं बोल सकते कि हम एक तरह के हैं। बट बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये भी बोला कि एक तरह के हैं बट बड़े होते हैं, तो एनवायरमेंटल चेंजेस एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चेंजेस आ जाती है। ठीक है। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी क्या देखेंगे, तो एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी क्या चीज को शो करता है बच्चों, सिमिलरिटीज एंड क्या क्या डिफरेंस है प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म में एंड जो पहले थे। पहले होमोलॉजी देखेंगे। होमोलॉजी एंड एनालॉजी दो तरह का ही चीजें होते हैं। होमोलॉजी मतलब क्या है, रिलेशनशिप अमंग ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। होमोलोगस ऑर्गन किसको बोलेंगे, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। एनालॉगस ऑर्गन किसको बोलेंगे, सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर। homologous same structure different function, analogous same function different structure। ओके देखो, ये फ्लिपर सील का है, ये विंग ऑफ बर्ड फ्लाइंग बर्ड का, बैट, फोर लिम ऑफ हॉर्स, देन ह्यूमन आर्म। ये सारे आपका दिख कैसे रहे हैं बच्चों, एक ही तरह का दिख रहा है ना, सब में ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, यस मैम। कार्पेल है, मेटाकार्पेल है, फैलेंजिस है, सब में सेम स्ट्रक्चर है, मतलब ओरिजिन भी सेम है बट काम डिफरेंट करेंगे। इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम होमोलोगस ऑर्गन या होमोलॉजी बोलेंगे। वैसे ही बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा में थ्रोन्स देखो यहाँ पे है, यहाँ पे टेंड्रिल हो गया है, ये एक ही स्ट्रक्चर से बने हुए हैं बच्चों, बट काम डिफरेंट डिफरेंट करते हैं। बट एनालॉगी किसको बोलेंगे, सेम स्ट्रक्चर नहीं होगा बट काम सेम करेगा। ह्यूमन आई, ऑक्टोपस आई, ओरिजिन अलग अलग जगह से हुआ है बट काम तो सेम कर रहा है ना। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड दोज ऑफ मम्मल, देन विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड दोज ऑफ बर्ड्स, दोनों का ही विंग सेम ओरिजिन होगा, राइट। फ्लिपर ऑफ व्हेल और डॉल्फिन, दोज ऑफ पेंगुइन, फ्लिपर सबका ओरिजिन सेम होगा बच्चों, बट काम सबका अलग अलग करेंगे ये चीज। सो it is the similar habitat condition that have selected similar adaptation feature in different group of organism। मतलब different origin होगा, मतलब आपका same origin होगा but different function ये सारे करेंगे। एंड मॉलिक्यूलर होमोलॉजी किसको बोला जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी रेफर्स टू similarities in the biomolecule of different group of organism। सिंपल चीज, हमारा डीएनए जैसे बना होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए भी वैसे ही बना होता है कि नहीं, सेम है। वैसे ही हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जिस फॉर्म में रहता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी वैसे ही रहता है। मतलब आप अगर बोलोगे मॉलिक्यूलर बेसिस में, एक सेल यूकैरियोटिक सेल, सारे यूकैरियोटिक सेल एक जैसे होते हैं बच्चों। वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल अगर बोलेंगे, सारे प्रोकैरियोटिक सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट सेम टाइप का होता है। तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स जैसे बनता है आपका अमीनो एसिड लेके, एप्स में हो या ह्यूमन में हो या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, सबका होमोलॉजी देखने के लिए मिलता है। ओके, मे बी फंक्शन डिफरेंट कर सकता है बट सेम रहता है आपका ओरिजिन या फिर स्ट्रक्चर। देन बायोजियोग्राफी, डिफरेंशियल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब
जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एरियल होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लैंड में रहते हैं, कोई कोई बहुत ठंड वाले एरिया में रहते हैं, बहुत गर्मी वाले एरिया में रहते हैं। सो ये आपका क्या बोलेगा बच्चों, इंडिकेट कॉमन शेयर एंसेस्टर इन दैट रेस्ट्रिक्टेड रीजन। जैसे कि आप बोलोगे व्हाइट बियर कहाँ पे रहता है, टुंड्रास में पाया जाता है, यूजुअली कोनिफरस ट्री टुंड्रा में पाया जाएगा। तो उनके एंसेस्टर वहां पे थे, इसीलिए वहां पे पाया जाता है। अभी यहाँ पे और एक भी चीज देखा गया है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह में रहने के बावजूद एक तरह का सिमिलैरिटीज दिखाई, मतलब उनके में उनमें देखने के लिए मिलता है, डाइवर्जेंट जिसको बोलते हैं। एंड कन्वर्जेंट किसको बोलेंगे बच्चों, दूसरे दूसरे ऑरिजिन से होते हुए भी एक तरह का काम करेंगे, कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होगा, जैसे कि आप बोलोगे क्या, एक पैदाइशी एक है, ऑरिजिन एक है, अलग 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 काम करते हैं। जैसे डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस आर द एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब क्या, सेम साउथ अमेरिका से आए थे, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म थे, सेम टाइप ऑफ बर्ड थे, बट गैलापागोस आइलैंड में फैल गए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट गैलापागोस आइलैंड बहुत सारे आइलैंड लेके बना हुआ है गैलापागोस आइलैंड। सो जो जिस आइलैंड में रह गया वहां पे उस टाइप का खाना का हैबिटेट के लिए उनका बीक जो था वो चेंजेस देखने के लिए मिला बीक में, ठीक है। वो हो गया क्या, डाइवर्जेंट, मतलब पैदाइशी एक है, ऑरिजिन एक है, बट काम धीरे धीरे डिफरेंट हो रहा है उनका। तो ये मैम है कानेटा होमोलोगस, मैम डाइवर्जेंट था ना होमोलोगस समान होमोलोगस କହିପାରିବେ ଆମେ सेम ऑरिजिन बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो फंक्शन हैबिटेट वाला, माने तांकर पूरा डिफरेंट फंक्शन होरे बाबा देख तांकर थंटा थंटा तो से सेम काम करबो ना, खाइबा काम ही करथा है हला, किंतु कोन करूची अलगा अलगा, किए तुमरो फल खाइला, कि जिया खाइला, कि पोको खाइला, ए सब स्ट्रक्चर टा मैम समान। हां हां क्या है, सेम स्ट्रक्चर किंतु फंक्शन भी सेम करूची, खाइबा काम ही करूची, किंतु के पोको खाउची, के फल खाउची, कि ए सब टाइप रो जिंस करिवो हला कि। यस मैम। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत यस मैम। ह्यूज चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है बच्चों। हम लोग मतलब क्या, अभी ये एक छोटा सा 56 पेजेस वाले स्लाइड में ये सारा नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जो जो है आपका मैं सेंड कर दिया करूंगी, आप लोग उसको पढ़ना, ठीक है। और उसको भी पढ़ के जो सारा डाउट होगा उसको पूछना आप क्लास में, ठीक है बच्चों। यस मैम, यस थैंक यू मैम। मैम। यस मैम। साहिल, सुब्रत, गिरिजा, सुकन्या, यस मैम। यस कृतिका, मैम। सस्मिता, यस मैम। श्वेता, ऋचा।